नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम OHE के बारे में जानेंगे कि आखिर उनमें 25,000 वोल्ट ही क्यों रहता है। अब जो हमारा कैटेनरी सिस्टम रहता है या फिर जो ऊपर में OHE तार लगे रहते हैं, OHE का मतलब हो गया यहाँ पर ओवरहेड इक्विपमेंट वायर्स, जिनसे कि हमारी ट्रेन्स को बिजली सप्लाई होती है पेंटोग्राफ के जरिए। अब पेंटोग्राफ क्या होता है और OHE तार क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी आज हम ये चीज जानेंगे कि आखिर उनमें 25,000 वोल्ट ही क्यों रखा जाता है। तो फिजिक्स के जरिए मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ और काफी आसान भाषा में मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि हमारे जो करंट है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है AC मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है DC मतलब कि डायरेक्ट करंट। अब जो सबसे पहले इंडिया में कैटेनरी सिस्टम आया तो वो DC के लिए आया था 1500 वोल्ट में, मतलब कि 1500 वोल्ट के लिए। और ये कहां पर था तो देखिए मुंबई के आसपास और साथ ही साथ कोलकाता के आसपास कुछ ही सेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर DC को यूज किया गया था और 1500 वोल्ट रखा गया था। अब उसका जो कैटेनरी सिस्टम था वो एकदम अलग ही था और बाद में स्टैंडर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन अपनाया गया जो कि लगभग पूरी दुनिया में चल रहा है, मतलब कि AC का, ऑल्टरनेटिंग करंट का, और उसमें भी 25 kV ही यहाँ पर रखा गया पूरे के पूरे हमारे कैटेनरी सिस्टम में। अब आखिर क्यों, तो ये चीज आप आगे समझिए। अब सबसे पहला जो इसमें रीजन आता है तो वो आता है कॉस्ट का। अब यहाँ पर कॉस्ट के मामले में मैं आपको सबसे पहले DC और AC में कंपैरिजन बताता हूँ। तो देखिए अगर हम DC की बात करेंगे तो वहां पर रहता था 1500 वोल्ट और वहीं AC में अब सीधा का सीधा 25,000 वोल्ट कर दिया गया है। तो अब आखिर इसमें क्या अंतर है, तो आप ये चीज समझिए। तो अब इंडियन रेलवेज में नॉर्मल हमारे जो इंजन्स है वो लगभग 6000 हॉर्स पावर के रहते हैं, जैसे कि हमारा WP7 हो गया, WG9 हो गए, तो ये लगभग 6000 हॉर्स पावर के करीब में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 6000 हॉर्स पावर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 6000 हॉर्स पावर जो है ये हमारा इक्वल टू होता है ऑलमोस्ट 4500 किलोवाट के। अब भाई अगर आप हॉर्स पावर के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए एक हॉर्स पावर जो है वो इक्वल टू रहता है 746 वाट के करीब। तो वहीं पर अब हमारा अगर 6000 हॉर्स पावर रहा तो वो जो है इक्वल टू हो जाएगा लगभग 4500 किलोवाट के करीब में। तो ये भी मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू ली है, एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने एस्टिमेटेड आपको बता दिया कि 6000 हॉर्स पावर जो है 4500 किलोवाट के करीब रहता है। और ये जो किलोवाट है ये आखिर में क्या ले रहा हूँ, तो ये मैं आपको पावर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि ये जो मैंने लिया है यूनिट, ये है पावर। और पावर का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो वो होता है P = V × I, जिसमें कि पावर इक्वल्स टू होता है यहाँ पर वोल्टेज इंटू I का मतलब यहाँ पर करंट हो गया है। तो ये नॉर्मल सा फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसको आज हम यूज करके आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको DC के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर को ले लिया है लगभग 4500 किलोवाट और जो कि इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 45 लाख वाट के करीब। तो ये यहाँ पर 45 किलोवाट को हमने पहले तो वाट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर वोल्टेज अगर मैं आपको बताऊँ तो वोल्टेज यहाँ पर 1500 वोल्ट था डायरेक्टली यहाँ पर DC का जो नॉर्मल बेयर मिनिमम रखा गया था। अब यहाँ पर अगर हम करंट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर I को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए P = VI यहाँ पर फॉर्मूला था और I निकालने के लिए P/V हमको करना पड़ेगा। तो P यहाँ पर है लगभग 45 लाख, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1500 से। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 3000 एम्पियर का। तो यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स करंट की वैल्यू निकाल ली है जो कि यहाँ पर आ रही है 3000 एम्पियर के करीब में। तो ये आपने यहाँ पर DC का करंट जान लिया जो कि लगभग 3000 एम्पियर के करीब में रहता है। अब यही मैं आपको AC का करंट बताता हूँ। तो देखिए AC का यहाँ पर निकालने के लिए आप सबसे पहले तो पावर को उतना ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर 6000 हॉर्स पावर को मैंने बेयर मिनिमम लिया है। अब जो वोल्टेज है ये हो जाएगा 25000 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर अब AC होने के बाद में 25,000 वोल्ट यहाँ पर रखा गया है। तो अब अगर हम यहाँ पर करंट निकालेंगे जो कि रहता है I = P/V, तो यहाँ पर ये निकलेगा लगभग 180 एम्पियर के करीब में। तो यहाँ पर मैंने आपको AC का भी बता दिया कि भाई टोटल यहाँ पर करंट निकल रहा है 180 एम्पियर के करीब में। अब मैं लेकिन यहाँ पर आपको करंट के बारे में बता क्यों रहा हूँ, तो आप ये चीज समझिए। अब जो हमारा OHE है तो भाई OHE में जो हमारे वायर लग रहे हैं तो वायर जो है उसका जो डायामीटर है या फिर जो उसकी क्रॉस लेंथ रहती है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है करंट में। क्योंकि भाई अगर करंट जितना ज्यादा होगा तो उतना ही यहाँ पर वायर को भी मोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप समझ रहे हैं, मतलब कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर जो वायर की चौड़ाई है, मतलब कि ये जो हम डायामीटर इसका ले रहे हैं, इसको भी आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। वरना बहुत ज्यादा करंट अगर यहाँ पर आ गया एक वायर में और इसकी अगर विड्थ कम है तो उसके बाद यहाँ पर वायर जो है डायरेक्टली जल सकता है। मतलब कि ये जो हमारा कंडक्टर है जो कि हमारे करंट को लेके जा रहा है तो यहाँ पर जल सकता है अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि करंट को एकदम ज्यादा से ज्यादा कम कर सकें। अब क्योंकि करंट जैसे यहाँ पर कम होगा तो हम जो वायर है उसको थोड़ा पतला ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर फिर मोटे वायर की जरूरत नहीं रहेगी। तो जितना ज्यादा कम यहाँ पर हम करंट कर पाएंगे तो उतना यहाँ पर पतला हम वायर लेंगे, क्योंकि वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर करंट से। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना मोटा आपको तार लेना पड़ेगा, और जितना कम आप करंट रखेंगे तो उतना पतला यहाँ पर आप तार लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ गए कि आखिर आपको करंट कम क्यों करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको डीसी और एसी के बारे में बता दिया कि भाई डीसी में 3000 एम्पियर के करीब में लगभग यहाँ पर करंट आ रहा था, और यहाँ पर एसी में 180 एम्पियर के करीब में करंट आ रहा था। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 180 एम्पियर और 3000 लगभग कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। तो एसी में जो करंट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिस कारण से जहां पर भी एसी को यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, और वो भी 25,000 वोल्ट में, तो वहां पर जो हमारा करंट है उसको हमने बहुत ज्यादा घटा दिया है एज कम्पेयर टू डीसी। तो डीसी में आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपको जो तार है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मोटा लेना पड़ेगा, और वहीं एसी में आप यहाँ पर बहुत पतले तार से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो एसी के वायर का डायामीटर है वो आप कम भी ले सकते हैं, और डीसी के तार आपको काफी ज्यादा मोटे लेने पड़ेंगे जिसका डायामीटर थोड़ा ज्यादा हो, तभी वो इतना करंट को बियर कर पाएंगे, वरना फिर वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला फायदा तो समझ लिया 25,000 वोल्ट करने का, कि यहाँ पर जो तार है या फिर जो हमारा कंडक्टर है जिसमें कि पूरा का पूरा करंट जा रहा है, तो कंडक्टर आपको पतला लेना पड़ेगा, जिससे कि अगर आप पतले पतले तार लेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली समझ रहे हैं कि भाई कॉस्ट की यहाँ पर सेविंग होगी, कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा बचेगा। आप ये चीज डायरेक्टली समझ पा रहे होंगे कि भाई जैसे ही आपने यहाँ पर पतला तार लिया तो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी कम। और कॉस्ट यहाँ पर कम क्यों हो रही है? क्योंकि भाई यहाँ पर एक तो वेट कम हो रहा है, और जो रेलवे ट्रैक से कोई 1-2 किलोमीटर के तो है नहीं, ना जाने वो कितने लंबे लंबे दूरी तक के रहते हैं, और इतने लंबी दूरी तक आप जैसी तार को बिछाएंगे तो अगर आप पतला मटेरियल ले रहे हैं तो वहां पर आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी अपने आप में। तो सबसे पहला यहाँ पे चीज ये हो गई कि डायरेक्टली आप यहाँ पर कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं एसी को लेके, क्योंकि जो करंट है वो आप कम कर लेंगे वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा के, जिससे कि यहाँ पर आपको पतला तार लेना पड़ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि भाई जो हमारे OHE रहते हैं, मतलब कि ये जो हमारा OHE पोल अगर आपने नहीं देखा होगा तो कुछ इस तरीके से रहते हैं, जो कि यहाँ पर तार को पकड़ के रखते हैं। अब ये जो तार है यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो अगर ये पतला रहेगा तो ये जो OHE के जो पोल हैं इनको भी यहाँ पर आपको ज्यादा भारी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना इनमें भी यहाँ पर ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगाना पड़ता है, और भी यहाँ पर कई सारे प्रोसीजर रहते हैं। ऊपर से यहाँ पर जो इंसुलेटर लगते हैं, इंसुलेटर का मतलब ये हो गया जो कि करंट को फैलने नहीं देते हैं नीचे में। कंडक्टर का मतलब तो ये हो गया जहां से करंट फ्लो हो रहा है, और इंसुलेटर मतलब कि जहां पर करंट को रोका जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर लगते हैं ये भी आपको छोटे लगाने पड़ेंगे। भाई जितना ज्यादा आपका करंट रहेगा तो उतने बड़े बड़े आपको इंसुलेटर लगाने पड़ते थे। डीसी में आपको जो इंसुलेटर है वो बड़े लगाने पड़ रहे थे, एसी में आपको इंसुलेटर यहाँ छोटे लगाने पड़ रहे हैं, तो इनका भी यहाँ पर कॉस्ट बच रहा है। साथ ही साथ आपको ये जो पोल वगैरह हैं ये भी हल्के लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वायर का उतना ज्यादा वेट नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो रही है एसी को लाने से। तो सबसे पहला यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है एसी के लिए वो आ रहा है कॉस्ट का, और जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब मैं आपको दूसरा फैक्टर समझाता हूँ कि भाई एसी को लेने से क्या फायदा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो एसी को लेने से फायदा हुआ है यहाँ पर वो है ट्रांसमिशन लॉस को कम कर देना एकदम। अब वो कैसे कम हो रहा है तो आप ये भी चीज जानिए। अब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लॉस को निकालने का फॉर्मूला होता है वो रहता है I²R का। अब जो I²R है तो ये कहीं और नहीं, हमने इसको डिराइव ही किया है। अब जो हमारी पावर रहती है वो आप जानते थे कि VI रहता है, और V = IR ओम्स लॉ रहता है, तो उसको अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो I²R यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो I²R के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो यहाँ पर हमारा पावर है, अब जो लॉस है इसको आप पावर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर तो आप जानते हैं कि भाई इसको आपको कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए 6000 हॉर्स पावर का अगर इंजन है तो वो तो 6000 हॉर्स पावर खींचेगा ही, तो ये तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अब आप चेंज कर सकते हैं I को और R को, और यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट को कट करना है तो आप यहाँ पर I को ही चेंज कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर जो करंट है हमारा, ये जो हमारा करंट है इसको ही आपको डाउन करना पड़ेगा। अब जो रेजिस्टेंस है तो इसको आप कंडक्टर के रूप में भी देख सकते हैं, मतलब कि जो हमारे तार लगे हैं तो वो R के रूप में आ जाएगा। तो तार में भी आपको कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है, वो तो आपको एकदम लंबे बिछाते ही जाना है। जितनी लंबी ट्रैक रहेगी उतना लंबा यहाँ पर तार भी आपको बिछाना है। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो I है, जो करंट है, इसको आप कम कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा यहाँ पर करंट कम होगा उतना ही आप लॉस होने से बचा सकते हैं। अब ट्रांसमिशन लॉस का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, कभी भी जब हम बिजली को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा जो है वो लॉस भी होते चले जाता है। यहाँ पर जो हमारा कंडक्टर होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके बिजली का भी यहाँ पर लॉस होता रहता है लगातार। तो उसी को यहाँ पर बचाने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए यहाँ पर हमको करंट को कम करना पड़ेगा। और करंट को हम कम कैसे कर रहे हैं ये चीज आपने जान ही ली कि भाई हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा जो करंट है एसी में वो बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है।
वहीं एज कम्पेयर टू डीसी आप देख रहे थे कि वहां पर करंट बहुत ज्यादा था, जिस कारण से वहां पर ट्रांसमिशन लॉस भी बहुत ज्यादा था। और यहाँ पर अब ट्रांसमिशन लॉस कम है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एफिशिएंसी को हमने बढ़ा दिया है, जिससे कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है हमारा ट्रांसमिशन के जरिए, जो यहाँ पर हमारा बिजली का लॉस हो रहा है, वो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने कम कर दिया है। तो ये चीज यहाँ पर फायदा है 25,000 वोल्ट एसी का। तो आपने यहाँ पर दो रीजन समझ लिए कि भाई एक तो हो गया यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस वाला और दूसरा हो गया कॉस्ट कटिंग का, जिससे कि यहाँ पर हमको फायदा हो रहा है 25,000 वोल्ट एसी को लेके। अब तीसरा अगर आप यहाँ पर कोई चीज सोच रहे होंगे तो वो ये चीज आप सोच रहे होंगे कि भाई 25,000 वोल्ट ही क्यों रखा गया है यहाँ पर। तो देखिए, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है जिससे कि हमारी बिजली आती है पावर प्लांट से, तो वो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो ऑलमोस्ट 11 kV की भी रहती है, 33 kV की भी रहती है, उसके बाद 110 kV, 400 kV और अब तो फिलहाल यहाँ पर 750 kV की भी यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस आने लग गई हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ गए कि भाई इतना ज्यादा वोल्टेज की यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस रहती है। कहीं पर 11 kV की है, कहीं 33 है, कहीं 110, 400, 750। तो इतने ज्यादा वोल्टेज की यहाँ पर पावर लाइंस को बना रहे हैं, जिससे कि यहाँ करंट को एकदम ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब नॉर्मल चीज के लिए ये यूज करते हैं तो रेलवे में आखिर 25 kV क्यों यूज होता है? तो चलिए अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, मतलब कि जैसे कि यहाँ 33 kV हो गया, 110 kV हो गया, या 400 हो गया, 750 हो गया, जितना ज्यादा आप यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। अब आयोनाइजेशन क्या है भाई, ये आप नई चीज सुन रहे होंगे। तो देखिए, जितना ज्यादा यहाँ पर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वो जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है उनके तार के आजू बाजू जो हवा रहती है, तो वो हवा को भी वहां पर कंडक्टर की तरह बना देता है। वो मतलब कि इसके आसपास जो यहाँ पर हवा है तो उसको भी वो कंडक्टर की तरह बना देता है और वहां पर भी चार्ज आ जाता है। तो ये इतना ज्यादा जब यहाँ पर वोल्टेज आप कैरी करते हैं एक तार में, तो इससे ये यहाँ पर आयोनाइजेशन जो है होने लग जाता है। इसी को हम कोरोना इफेक्ट भी कहते हैं। अब इस चीज को अगर आपको देखना है तो आप देखिए, रात में अगर ट्रांसमिशन लाइन्स के आसपास जाएंगे तो वहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें आप डायरेक्टली चार्ज को देख सकते हैं। एक अलग ही आपको लाइट नजर आएगी अगर आप अंधेरे में देखेंगे कि भाई जो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है उसके आजू बाजू यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन होते हुए डायरेक्टली दिख ही जाएगा। कोरोना इफेक्ट आप रात में आराम से देख भी सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ पर जो हवा है वो भी यहाँ आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। अब लेकिन ये चीज यहाँ रेलवे में नहीं रख सकते हैं। रेलवे में आप ये चीज नहीं चाहेंगे कि वहां पर आयोनाइजेशन होने लग जाए, क्योंकि भाई जो हमारा पेंटोग्राफ रहता है, ये मान लीजिए अगर इंजन है, ये हमारा ऊपर में पेंटोग्राफ है और ये मान लीजिए ऊपर में OHE तार है। अब ये जो यहाँ पर डिस्टेंस रहता है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेफ डिस्टेंस 2 मीटर का रहता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि 2 मीटर के लगभग ही यहाँ पर OHE वायर जो है ऊपर में रहते हैं और कई जगह पर इनको नीचे या फिर ऊपर भी किया जाता है। अब जैसे कि भाई बहुत ज्यादा जो पुराने अंग्रेजों के टाइम की ब्रिज है तो उनका जो आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो OHE के हिसाब से तो बनाए नहीं गए थे, तो जस्ट ट्रेन के थोड़े से ऊपर में ही वो ब्रिज बने हुए रहते हैं। तो वहां पर जो हमारे OHE की हाइट है उसको यहाँ पर कम भी करना पड़ जाता है, मतलब कि वो ट्रेन से काफी ज्यादा पास में आ जाते हैं। तो वहीं पर वैसी जगह पर आपने देखा भी होगा कि जो हमारे पेंटो है तो वो थोड़ा नीचे हो जाते हैं अपने आप ही। यहाँ पर जो हमारा पेंटो है वो नीचे हो जाया करता है। तो आप ये चीज समझिए कि भाई अगर यहाँ पर हमारा आयोनाइजेशन इफेक्ट हो रहा है और आसपास की हवा अगर कंडक्टर में आ रही है तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेन की बॉडी है तो ये भी यहाँ पर जो है चार्ज की चपेट में आ सकती है। और जैसे यहाँ पर करंट आएगा तो ये चीज आप जान ही रहे हैं कि भाई ट्रेन में यहाँ पर चार्ज आ सकता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो लगभग 25 kV का ही रखा गया है। अब 25 kV में आयोनाइजेशन इफेक्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत हल्का फुल्का रहता है। और यहाँ पर जो सेफ्टी डिस्टेंस है इसको भी यहाँ पर कम रख सकते हैं, आराम से यहाँ पर जो है गाड़ियां चलती है। कोई यहाँ पर खतरा नहीं रहता है कि यहाँ से जो करंट है वो इस पे ट्रेन पे आ जाएगा या कोई और ऐसी प्रॉब्लम। तो इस तरह का यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं आता है और डायरेक्टली पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो आराम से अपना स्मूथली चल पाती है। पेंटोग्राफ के जरिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंजन अपना खींचते रहता है और बराबर से ट्रेन आराम से यहाँ पर चल पाती है। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन इफेक्ट था इसको कम करने के लिए 25 किलोवोल्ट यहाँ पर रखा गया है, वरना ये लोग चाहते तो ज्यादा भी रख सकते थे। फिर उसमें आप देखते भी होंगे कि जो टावर रहते हैं जिनमें तार लगे रहते हैं उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा रहती है, उनका जो डिस्टेंस रहता है वो भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर देखिए पोल भी उतने कोई भारी भरकम नहीं रहते हैं जैसा कि वहाँ ट्रांसमिशन लाइन्स में आप देख रहे हैं, और आयोनाइजेशन इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, जिससे कि डायरेक्टली गाड़ियां यहाँ पर स्मूथली चल पाती है। और एकदम यहाँ पर कम भी नहीं रखा गया है, 11 kV जैसा भी नहीं रखा गया है कि भाई यहाँ पर करंट ज्यादा हो जाए और रेलवे को मोटे तार लगाने पड़े, तो ऐसा भी यहाँ पर कोई सीन नहीं है। देखिए यहाँ पर मीडिएटर रखा गया है 25 kV, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो तार है वो भी आपको पतले पतले लगाने पड़ रहे हैं, उतना मोटा नहीं लगाना पड़ रहा है, जिससे कि आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो भी बराबर बरकरार रह रही है। आपको ज्यादा दूर पर यहाँ पर तार को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़े पेंटोग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, और आराम से यहाँ पर गाड़ी स्मूथली चल पा रही है। तो कुछ ऐसी थ्योरी थी यहाँ पर कि भाई 25 किलोवोल्ट ही क्यों रखा गया है और आखिर इससे क्या फायदा हो रहा है रेलवे को। वहीं डीसी के कंपैरिजन में आपने यहाँ पर डायरेक्टली समझ लिया कि भाई ऐसे ऐसे फायदे हैं। बाकी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे जो
इंजन चल रहे हैं तो उनमें अब नए इंजन में तो 3 फेज मोटर यूज होती है एसी की, और वहीं पुराने इंजन में डीसी की मोटर यूज होती है। तो भाई ये इंजन आखिर काम कैसे करते हैं, तो अब इसके ऊपर मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा कि भाई आखिर इंजन काम कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि भाई जो हमारे पावर प्लांट रहते हैं तो पूरे के पूरे पावर प्लांट यहाँ पर 3 फेज एसी यहाँ पर बनाया करते हैं, और वहीं जो हमारी रेलवे है वो सिर्फ और सिर्फ 1 फेज लेती है, जिसको कि बाद में फिर से 3 फेज में कन्वर्ट किया जाता है और मोटर में सप्लाई करते हैं जो कि ट्रेन को चलाती है। तो आखिर सबसे पहले तो आप ये चीज जानेंगे कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रिक इंजन है वो काम कैसे करते हैं, और दूसरा वीडियो में आपको इस चीज पर लाऊंगा कि भाई सिंगल फेज ही क्यों यूज करती है रेलवे, 3 फेज आखिर क्यों नहीं लिया करती, ऐसा रेलवे में क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर सिंगल फेज को ही लिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी दूंगा, इसके ऊपर भी लगभग एक सीरीज ही बन जाएगी आगे आने वाली वीडियोस में। बाकी आज आप ये चीज समझ गए होंगे कि भाई 25,000 वोल्ट ही आखिर क्यों यूज करती है रेलवे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।